नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं लगातार पिछले 2-3 वीडियो ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान छिड़ा है उस पर वीडियो बना रहा हूं। अभी जो मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं उसमें मुझे जो लगता है वो ये है कि ईरान और इजराइल के झगड़े में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। चूँकि इजराइल कभी ये सोचा करता था कि दुनिया में उसकी धाक बनी रहेगी और वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, उसको ईरान ने पिछली रात 1-2 स्ट्राइक करके उसको उसकी औकात बता दी है। और पूरे इजराइल में इस समय भगदड़ मची हुई है। लोग ये कहते घूम रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। उसे ढूंढ रहे हैं कि हम पब्लिक सड़क पर हैं और वो बंकर में छुपा हुआ है। इस तरह की कहानियाँ, हालांकि ये बातें हैं जो इजराइल का मीडिया है, पश्चिम का मीडिया है, वो बिल्कुल सामने नहीं ला रहा है, लेकिन ये बातें बिल्कुल कहीं ना कहीं होकर के अल जजीरा, CNN, कुछ जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ घराने हैं, टीवी घराने हैं, वो बाहर निकाल करके ला रहे हैं। ईरान अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं छुपा रहा है। उसने कल साफ कर दिया था कि उसके 90 बड़े बड़े अफसर इजराइल के हमले में मारे गए हैं, कुछ चीज़ों पर नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल यह बात मानने को कतई तैयार नहीं है कि उसका कहीं कोई नुकसान हुआ है। अब मैं आपको उसी मेन मुद्दे पर आता हूं, और मुद्दा यह है कि पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके कहा है कि वो ईरान को समझाएं और युद्ध विराम कराएं, दोनों देश शांति से रहें। इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने जो टेलीफोनिक जो बातचीत है वो लीक हो गई है और वो घबराया हुआ है। चूँकि ईरान ने जो अपने इजराइल से निपटने की जो तरकीब तैयार की है, सबसे पहले हमला किसने किया? इजराइल ने किया। इजराइल के हमले के बाद शायद ईरान के अफसर उस समय सो रहे होंगे या नींद में होंगे या लापरवाही में होंगे। उसके तत्काल बाद जब बड़े बड़े लीडर मारे गए, उसके बाद उनके जो सेकंड जो अधिकारी होते हैं उन्हें तत्काल तैनात किया गया और विदिन 18 घंटे में पूरी एक रणनीति तैयार की गई। और उस रणनीति में ये साफ किया गया कि इजराइल पर हमला करना है। भले ही इजराइल के आसपास कोई देश, कोई दूसरा लड़ाकू जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और उसी जो रणनीति के तहत उसने इजराइल के तेल अवीव पर, जो राजधानी है और जो उनका बंदरगाह है, जो बंदरगाह को तबाह कर दिया। और वहाँ की जो रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से वो तेल निकलता है, वो तेल शुद्धिकरण किया जाता है जिससे हवाई जहाज़ चलते हैं। और वो रिफाइनरी पर हमला करके उसने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। और वहाँ जो हवाई जहाज़ के लिए जो तेल मिलता है, 60% इसी रिफाइनरी से वो तेल जाता है, सप्लाई होती है, उसको ध्वस्त कर दिया है। इसलिए इजराइल पूरी तरह से पंगु हो गया है। अब यो तो अमेरिका का एक युद्धपोत भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर डटा हुआ है, लेकिन उसको उसने नहीं छेड़ा। उसने इतनी बात ज़रूर कही है कि जो भी देश इस हमले में इजराइल के साथ आकर के हमें धौंस देगा, हमसे बात करेगा, लड़ाई लड़ेगा, तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस मामले में अभी तक मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो जॉर्डन है ना, जॉर्डन रास्ते में पड़ता है इजराइल और ईरान के बीच में, उसने इजराइल का साथ दिया। जो मिसाइलें इंटरसेप्ट
मिसाइलें, जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, उनको जब छोड़ा गया ईरान की तरफ से, तो कुछ मिसाइलों को जॉर्डन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और अंत में उसने ईरान का पक्ष लेना शुरू कर दिया। इसी तरह मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं, यमन है, लेबनान है, और यहाँ तक ये बात भी सामने आई है कि जो प्रिंस हैं अरब अमीरात के, उन्होंने भी ईरान का साथ देने की बात कही है। और चूँकि देखिए, आपको मालूम है कि हज करने के लिए अरब अमीरात मक्का आते हैं लोग, तो वहाँ जो प्रिंस क्राउन हैं, उनको पता चला कि इस समय ईरान पर हमला किया है इजराइल ने, तो वहाँ के लगभग 85,000 से लेकर के 1 लाख तक हाजी इस समय मक्का में हैं। तो उनके रखरखाव के लिए, उनको ठहराने के लिए, वीज़ा की म्याद बढ़ाने के लिए वहाँ के जो प्रिंस क्राउन हैं, उन्होंने कहा है ईरान को कि आप चिंता न करें, आपके जितने भी नागरिक हैं, जब तक आपके यहाँ शांति नहीं हो जाती तब तक वो उनकी देखभाल की व्यवस्था करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो संदेश गया है। उससे कई एक चीज़ें ऐसी हैं कि यदि मिडिल ईस्ट के जितने भी मुसलमान हैं, भले ही अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अंततः उनका खून जब खौलता है तो एक मुस्लिम देश होने के नाते वो ईरान के साथ है। ईरान कोई आजकल का देश नहीं है, वो उसके शताब्दियों का इतिहास है और एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें टर्की ने भी उसका साथ देने का बाकायदे वायदा किया है। हालांकि टर्की इजराइल का हमेशा साथ देता रहा है। जब हमास पर हमला करता था तो टर्की अंदर अंदर इजराइल की मदद करता था, उनके लिए वहाँ रसद भेजना और दूसरी चीज़ें मुहैया कराना, लेकिन बाहर से वो हमास का समर्थन करता था, लेकिन भीतर भीतर वो हमास का विरोधी था। लेकिन इस मामले में यहाँ पर जो टर्की ने जो अपना रुख बदला है वो ये है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है आकर के। इधर पुतिन ने भी कई बारी कहा है। एक और देश है, उसने इसमें मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका के साथ और ईरान के साथ बातचीत की बात कही थी, जिसमें आज का दिन जो 15 तारीख है, इस दिन मीटिंग होनी थी, लेकिन इजराइल ने 2 दिन पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। उसको लेकर के वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और वो जो वार्ता होनी थी वो ख़त्म हो गई। और आगे भी अब ईरान ने मना कर दिया कि हम कोई वार्ता नहीं करेंगे किसी से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ट्रंप ने ट्वीट किया है, झुक गया है ट्रंप ने कहा है कि वो रसिया ईरान से बात करे कि युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए, दोनों देश आपस में समझौता कर शांति बहाल करें। और इस वार्ता को संपन्न कराने में ओमान आगे आया था। ओमान ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच कोई वार्ता नहीं होगी। इस तरह की खबरें CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, ABC है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बातों को अब सामने ला रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, मुख्य मुद्दे पर आकर के हम फिर बात करते हैं। ट्रंप को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास कितनी बड़ी ताकत है, उसने कितने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, उसके पास कितने साइंटिस्ट हैं, उसके पास मिलिट्री कितनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई एक जहाज़ तैयार कर लिए हैं जिनका ये जो रडार से बिल्कुल ओझल हो जाते हैं, उन पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या है। और इसी तरह से ईरान अपनी जो बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, उन्हें कभी उजागर नहीं करता। जैसे ट्रंप सेखी मारता है, सेखी बघाड़ता है, और इजराइल सेखी बघाड़ता है, इस तरह की बात कभी नहीं करता। अमेरिका अब तक चाहता था कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए किसी तरह से, लेकिन ईरान ने इजराइल पर जो बीच में जाकर के जो मारा है, मिसाइलों से जो हमला किया है, सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनसे हमला किया है, उसको देख करके उसकी हालत ख़राब हो गई है। अमेरिका तो शायद अब ये भी सोचने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इजराइल को, तो मैं समझता हूँ इजराइल है कितना, मैं आपको बता दूँ, शायद 1200-1300 या 1400, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको मालूम है ईरान बहुत बड़ा देश है, इसके मुकाबले वो शायद 14 लाख किलोमीटर इलाके में जो ईरान की जो क्षमता है वो ये है। ईरान
इजराइल को किसी भी कोने में मार सकता है, किसी भी कोने में, जहाँ चाहे वहाँ मार सकता है। लेकिन इजराइल के पास इतनी दम नहीं है कि वो ईरान के किसी हर कोने को में अपनी मिसाइलें छोड़ सके, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा इलाका है और ईरान के पास किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी ताकत है। उस पर इतने साइंटिस्ट हैं, उस पर इतनी जो उसने जो उसकी जो एटमी जो ताकत है कितनी बढ़ा ली है किसी को नहीं पता। कितने उसने एटम बम बना लिए हैं ये भी नहीं किसी को पता। वो कोई बात लीक करता ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसने अब तक 70 से 80 तक जो गैर वफादार लोग थे जो ईरान के साथ गद्दारी कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि एक इजराइल का एक विमान भी उसने मार गिराया है और उस विमान का जो पायलट है वो जिंदा है, वो उसके कब्जे में है। इरना जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा है कि हमने एक पायलट को बंदी बनाया है और वो पायलट हमारे पास सेफ़ है। हम और यहाँ तक कह दिया है कि हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन उसने वो जहाज़ मार गिराया है जो इजराइल का है। यही नहीं, इजराइल ने वो चीज़ें छोड़ी हैं कि उनका जो आयरन डोम था जो अमेरिका ने मुहैया कराया था, अमेरिका कहता था, ढोल पीटता था कि वो हमारे पास ऐसी ताकत है वैसी ताकत है, वो सब ध्वस्त कर दिए हैं। अगर आप देखें कुछ महीने पहले जो लेबनान में हुआ वो फोन्स को लेके, चार्जर्स को लेके, तो वहाँ की हिजबुल्लाह लीडरशिप को भी इसी तरह जो है नसरुल्लाह और दूसरे लीडरों को उड़ा दिया गया। और ये सिर्फ इंटेलिजेंस से हुआ, मोसाद का, CIA का और मल्टीपल सोर्सेस, और इसमें ईरानियन मोल्स भी थे। और वही जो ईरान में भी उन्होंने यही किया, क्योंकि इजराइल, मोसाद का और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी का काफ़ी गहराई तक पहुंचे हैं ईरान में। जो डिसअफेक्टेड जनरल्स हैं और दूसरे लोग हैं वो मोसाद के साथ लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो इतने डिटेल में जाके कहाँ किस घर में कौन साइंटिस्ट है, कौन मिलिट्री जनरल कहाँ है, जैसा इस्माइल हनिया हमास के लीडर को उन्होंने सेफ गार्ड वेल गार्डेड गेस्ट हाउस में मारा। तो ये अंदरूनी काम भी जो है उनके हाथ से भी हुआ है। और उसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। जी, ईरान ने हमला किया। अभी तक जो ठिकानों पे ईरान ने हमला किया, मेरे सोर्सेस से सबसे बड़ा हमला जो है टेल अवीव के नजदीक जो उनका वेयर हाउस था, जो अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज नाटो से जो आर्म्स एंड एम्युनिशन आता है, वो हथियार जहाँ रखे थे, जी, मिसाइल्स और जो भी रखते थे, काफी बड़े पैमाने पे वो नुकसान हुआ है। ये कोई एजेंसी और न्यूज रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है 2 गैस प्लेटफॉर्म मेडिटेरेनियन सी में उसको भी निशाना बना के डिसरप्ट करे हैं, जो कि इजराइल लवियातन के tired of wasting time और एक्सपोर्ट भी कर रहा था, तो उसका भी काफी नुकसान हुआ है। और तीसरा क्या जो है, इजराइल प्रेशर में है? पाशा साहब, इजराइल क्या प्रेशर में है? जी, प्रेशर में जरूर है। इसीलिए तो नेतन्याहू डायरेक्टली पुतिन से फोन पे बात करके आग्रह किया कि आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करिए तेहरान के ऊपर और इसको खत्म करिए ईरानी हमला। और यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, उन्होंने भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करी कि आपके रिश्ते अच्छे हैं तेहरान से, आप भी इन्फ्लुएंस यूज करके ईरान को रिस्ट्रेन करिए, हम ताकि हमला, सिविलियन हमला और जो भी है वो कहते हैं उसको रोके बोलते। और खाड़ी के दूसरे देश भी, UAE और कतार भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं ईरानियन लीडरशिप से, जो कि प्रेस में आया नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आप अमेरिकी अड्डे जो इस्तेमाल हो रहे हैं इजराइल के हक में ईरान के खिलाफ, उसको जवाबी हमले में मात करिए। क्योंकि जो रिफ्यूलिंग हो रहा है, जो 200 से ज्यादा फर्स्ट अटैक में इजरायली प्लेन्स बमबारी करके लौट रहे थे, उनको इराक और सीरिया की एयर स्पेस में रिफ्यूल अल उदैद कतार एयरबेस से किए। और वो जो 200 प्लेन जो है सीधा डायरेक्टली साइप्रस ब्रिटिश एयरबेस में गए हो, इजराइल नहीं गए, अभी भी वहीं है वो, वहीं से निकलते हैं और गोला बारूद इजराइल आके लेके वहां से आते हैं ताकि ईंधन बचाए बोलते। तो ये जो एस्केलेशन हो रहा है
ये दोनों देश अपनी ताकत बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन संपर्क बनाए रखे हैं और दोनों का इन्फ्लुएंस दोनों पे काफी है और मेरे ख्याल से वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं कि आपका बेसिक गोल जो है अचीव हुआ है। पाशा साहब ने, प्रोफेसर पाशा, ईरान की मदद चीन कर रहा है और उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेटिंग कर रहे हैं और साथ में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी, उनकी कारपेट बॉम्बिंग टाइप की होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100 और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इजराइल का उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया, क्योंकि एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे। तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कंसंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने सारी मिसाइल्स को हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में फैला दिए हैं। तो एक जगह पे आपकी कंसंट्रेशन मिसाइल्स की नहीं है, वो पूरे ईरान में फैली हुई है और ईरान काफी बड़ा देश है, तो उसमें उनको टारगेट करने में प्रॉब्लम पड़ रही है इजरायलीज को। तो चीन का जो सपोर्ट है और ईरान ने 2-3 ऐसी मिसाइलें बनाई हैं। एक तो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है खुराम शहर, जो कि मल्टीपल उसके वॉरहेड्स हैं, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है और उनकी फतह 1 और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मैक 13 पे जाती हैं, मतलब कि ध्वनि से 13 गुना तेज रफ्तार पे जाती हैं। उनका 1500 किलोमीटर की रेंज है। तो उनके पिटारे में 10-12 मिसाइल्स हैं और कई किस्म की हैं और उनकी लो कॉस्ट है, मतलब कि उनकी सबसे महंगी मिसाइल $10 मिलियन की है और सस्ती मिसाइलें तो $2.5 लाख, $5 लाख की भी बनती हैं। तो उनको एडवांटेज है ईरान को। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉक्स हुई थी, ये निमंत्रण जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सुप्रीम लीडर ईरान जी को दिया था, खामनेई जी को, हाँ, वो निमंत्रण जो था वो एक, आप समझे कि एक लुभाव था या एक फंदा था, क्योंकि उसके साइड बाय साइड उनकी प्लानिंग चल रही थी इजराइल और अमेरिका की। और अमेरिका ने इन बातचीत के पहले डिएगो गार्सिया के बेस में, वो जो इंडियन ओशन में उनका बेस है, वहां पे उन्होंने 7 B-2 बॉम्बर्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए थे। तो वो जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट की वो चीन ने पकड़ ली उनके सैटेलाइट से। उन्होंने ये बात ईरानियों को बता दी। बड़ी बात जो है इकबाल साहब ने कही, कई किताबें जियोपॉलिटिक्स पे लिखी। इनका ये कहना है कि चीन ने अपने जो सैटेलाइट और डेटा के जरिए ईरान को, अपने दोस्त ईरान जहां से वो सस्ता तेल लेता है चीन, ईरान को आगाह कर दिया चाइना ने कि आप पर हमला हो सकता है। ये अमेरिका की जो बातचीत आपसे हो रही है ये एक तरह का प्रलोभन है, एक तरह का ट्रैप है। दरअसल आप पर एप्रोप्रिएट टाइम पे हमला होगा और इस हमले की पहले से हम अभी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दिखा रहे हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स आप देखिए जिसमें कई जानकारियां हैं तमाम। हमने ईरान की तरफ से भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं और इजराइल की तरफ से भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, वो भी आप देखिए। चलिए, मैं आपको एक बार फिर अपील करूंगा कि आप इस
पूरे वीडियो को इस वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।